दोस्तों आज हम जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको ज़रा देख रहे हैं। और ये उन बच्चों के लिए स्पेशली जो लॉ की फील्ड में आते हैं उनको पाकिस्तान की जो तारीख है उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। जब तक आपके पास पाकिस्तान की तारीख का आपको इल्म नहीं होगा तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हम कोशिश हमने की है, मैंने एक लेक्चर डेवलप किया है जिसमें हमें कोशिश की है कि पहले हिस्से में हम जो 1947 से लेकर 2000 तक हम अपनी पाकिस्तान की जो तारीख है वो पढ़ेंगे। और दूसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि 2000 से ऑनवर्ड हम अपने मुल्क की जो तारीख है वो पढ़ लें, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है। लेकिन उसमें जो मेन इवेंट्स जो हुए हैं वो कम से कम हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। और उस पर आज हम कोशिश करते हैं कि आपको समझाने की कि क्या क्या हुआ था और क्या क्या मसाइल हुए थे और क्या क्या इश्यूज थे। और इन तारीख में और हमारे पास जितने भी मेन इवेंट्स आए हैं उन सबको आज हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। हम स्लाइड से चलने से पहले अपने बच्चों से, दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं हम अपनी शीट पे कि आज हमारे पास क्या है। जी, शीट हमारे पास आ गई है। देखें, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तान की तारीख है। चलते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखें, 14 अगस्त को हमारा मुल्क जो है वो वजूद में आ जाता है। अब हमें कुछ इश्यूज जो है इनहर्टेड होते मिलते हैं। एक तो रिफ्यूजी क्राइसिस होता है। रिफ्यूजीज का मतलब है जो पनाहगीर आ रहे थे वो करोड़ों में थे, मिलियंस में थे, वो इस मुल्क में आ रहे थे। और उसके जाहिर सी बात है यहाँ से भी कुछ लोग हिंदू जो है वो जा रहे थे, वहां से आ रहे थे। और यहाँ पे जो हमारे पास जो पॉलिटिशियन वहां से आए थे, जैसे लियाकत अली खान है और बहुत सारे जितने पॉलिटिशियन वहां से आए थे जिनका ताल्लुक इंडिया से कुछ शहरों से था, उनकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी। उनका ख्याल था कि हम अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी पाकिस्तान में ले जाएंगे, वो हमें वोट देंगे और उसके बाद हम वहाँ पे सियासत करेंगे। तो उनकी भी बहुत कोशिश थी तो बहुत सारे लोग इस मुल्क में आ गए, जिसमें अब इस मुल्क में इतने तो रिसोर्सेज न थे। हमें पाकिस्तान जब ये बना तो हमें कोई 17% कोई रिसोर्सेज मिले थे, 17 to 18%। लेकिन इसके साथ हमें जो फौज मिली थी, क्योंकि वो अंग्रेजों के दौर में काम करती थी, वो 30% मिली थी। तो हमारे पास अब ये इनहर्टेड इश्यूज थे, रिसोर्सेज नहीं थे इतने ज़्यादा, हमारे पास माइग्रेंट्स आ गए थे। और उसके बाद पैसा नहीं था, इदारे नहीं थे। एकदम हम 47 में आए और 48 में हमारी कश्मीर के साथ जंग शुरू हुई, कश्मीर के इशू पर इंडिया के साथ। और क्या होता है कि ये मेन इवेंट्स है जो आपके जहन में होना चाहिए। लीडरशिप इस दुनिया में कंट्रोवर्शियली दुनिया से चली जाती है, कायदे आजम चले जाते हैं, उसको टीबी होती है तो वो जियारत भेज दिया जाता है। और इसकी बीबीसी में आपको पूरी तारीख मिलेगी। और बाद में कायदे आजम साहब ने से कोई मिलने गया, मैं उसका नाम नहीं लेता, तो उसने कहता ये देखने आया है कि मर तो नहीं गया। तो वहां पे वो, मैं तो नहीं कह रहा, ये तो बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा। तो ये एक बहुत बड़ी तारीख है जिसको हम देखें। ये हमारे मुल्क की एक ऐसी तारीख है, इस तारीख को हर इंसान को, पाकिस्तान में रहने वाले को समझना चाहिए कि इस मुल्क का जो फाउंडर था वो किस तरह इस दुनिया से चले गए मिस्टिसली। क्योंकि उसके बारे में अभी तक आपको तारीख सच नहीं मिलती, बस ये से बताया जाता है कि ये जो है 48 में जो है इसकी डेथ हो गई। इस पे पीएचडी भी इस मुल्क में करना जो है वो इतनी जस्टिफाइड नहीं है। पीएचडी लोग नहीं कर सकते। ये नहीं है कि आप कोई कहे कि पाबंदी नहीं है, लेकिन आपको पास डेटा ही नहीं मिलेगा तो हर कोई आपको डिस्करेज करेगा, इस पे नहीं करे। तो इसके लिए इस पे पीएचडी करना भी ऐसे समझे कि ऑफिशियली तो नहीं लेकिन अनऑफिशियली पाबंदी, आज तक इस फाउंडर पे किसी ने पीएचडी की नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जब लीडरशिप चली जाती है तो उसके बाद जो ये हमारे जो पहले वजीर आजम थे लियाकत अली खान साहब, ये भी इंडिया से आते हैं। तो इनका भी जो है वो कत्ल हो जाता है। कत्ल इनका रावलपिंडी में होता है। जो इसको मारता है, कत्ल करता है, तो उसको कोई मार देता है तो पता नहीं चलता किसने इसको कत्ल किया, कोई आज तक पता नहीं चला। रावलपिंडी में वैसे दो वजीर आजम पहले भी, एक को हैक किया गया, एक को शहीद किया गया बीवी को। तो रावलपिंडी वजीर आजम को कत्ल करने के हवाले से काफ़ी हमारा शहर मशहूर है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाती है 1949 में, क्योंकि इस्लाम के नाम पे कहा गया ना तो पाकिस्तान बना।
तो अब हमें एक्सप्लेन भी करना था कि ये कैसा इस्लामी मुल्क होगा। बाय द वे, ये भी तारीख का हिस्सा है, क्योंकि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता। उस वक्त जितने भी सेक्युलर लोग थे ना, कायदे आजम कोई रिलीजियस लोग तो नहीं थे, या अल्लामा इकबाल या जितने भी उस वक्त के जो लोग थे, ये सरवर्दी बलवर्दी जितने भी आप उसके वजीर आजम के नाम सुनेंगे, कितने भी कोई के इतने कोई रिलीजियस किस्म के लोग नहीं, वो सेक्युलर लोग थे, लिबरल लोग थे, और वेस्ट में रहते थे। वहाँ पे उनकी लाइफ थी वेस्टर्न तर्ज के तरह लाइफ थी। लेकिन उन्होंने देखे कितना इंटेलिजेंटली प्ले किया कि वो सारे के सारे उस वक्त इस्लाम का नाम लेकर इस मुल्क को बनाना चाहते थे। और जो रिलीजियस किस्म के लोग थे, मौदूदी और अबू कलाम और बाकी जितने लोग थे, तो उन्होंने कहा कि ये मुल्क नहीं बनना चाहिए। जो रिलीजियस लोग थे वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, वो पाकिस्तान को कहते थे कि ना पाकिस्तान, और कायदे आजम के लिए भी वो तरह तरह के जुमले कसते थे, काफिर आजम। लेकिन जो सेक्युलर लोग थे उनको पता है कि इसमें अपील है ना, इसमें अपील है, सारे लोग आ जाएंगे, क्योंकि ये मजहब वाली चीजें ये अमीरों की नहीं होती, जैसे इन लोगों की अपनी नहीं थी, इनको पता है लोग इनके पीछे आएंगे। तो फिर हमने जो है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले आए। हमारे खिलाफ जो है वो डे 1 से बांग्लादेश के साथ शुरू हो गए थे। जो बांग्लादेश एक सूबा था, वो बड़ा सूबा था, और हमने हमारा मुल्क छोटा था, जो बाकी ये जो वेस्ट पाकिस्तान था। तो अब ये होता था कि भाई हम किसी तरह इसको कंटेन करने के लिए हमें फिर 1 यूनिट भी लगाया, जो आगे हम पढ़ेंगे। दोबारा तो ज़बान के पे इशू हुए, लेकिन हमारे जहन में ये था कि मुल्क को हमें इस्लामाइज करना, तो लोगों में थोड़ी सी लोग अट्रैक्ट होंगे। क्या हुआ, उसके जो मेन इंग्रेडिएंट थे, अब पाकिस्तान में आ गई ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस, सोवेरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, डेमोक्रेसी इस्लाम कंबाइंड, डेमोक्रेसी भी चलेगी उसके साथ इस्लाम भी चलेगा, हालांकि इस्लाम और डेमोक्रेसी के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। फाउंडेशंस ऑफ इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसकी फाउंडेशन इस्लाम पे होगी। लेकिन अब जाहिर सी बात है, इतनी ये सारा अगर आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ये बहुत ही कंफ्यूज है। लेकिन भारत फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डिले होती है। ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में मैंने आपसे अर्ज किया कि कन्फ्लिक्ट होता है, जबान पे कन्फ्लिक्ट होता है। कायदे आजम साहब ने खुद जाके बांग्लादेश में इंग्लिश में कहा कि फॉरगेट योर लैंग्वेज, नाउ योर लैंग्वेज इज उर्दू। हालांकि उसको उर्दू नहीं आती थी, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश में कह दिया। तो एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और प्रॉब्लम्स और इश्यूज वो शुरू हो गए। अब ये हमारे पास दौर शुरू हो गया पॉलिटिकल कंस्पारेसीज और एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस। पॉलिटिकल जो हमारे गवर्नर जनरल साहब थे गुलाम मोहम्मद, उसने क्या किया, गुलाम मोहम्मद साहब ने असेंबली डिसॉल्व कर दी। ये तीसरे गवर्नर जनरल थे कायदे आजम के बाद, ये जब आए तीसरे नंबर पे, तो इसने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। जब असेंबली डिसॉल्व हो गई 1954 में, जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली थी, आप इसका केस भी पढ़ सकते हैं मौलवी तमीज़ुद्दीन का, तो आप देखिएगा कि उसमें किस तरह उसने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया। तो और उसके बाद उसको हमारी जो असेंबली अपना कोर्ट है, उन्होंने उसको जो है वो वैलिडेट भी कर दिया। असेंबली डिसॉल्व हो गई। ये मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब है, इसका केस भी मेरे इसी अकेडमी में है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं क्या हुआ उसमें। तो उसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे, ये हमारे जो सदर थे अस्कंदर मिर्जा साहब, इनके वाक़े बड़े दिलचस्प थे। हमारे मुल्क में वजीर आजम को इसने ऐसे निकाला जैसे कोई क्लार्क भी नहीं निकलता। अब ये 7 PM जो है वो 11 जो है सालों में निकल गए। लेकिन आप सोचिए कि इसने कितने वजीर आजम जो है वो चेंज किए, ठीक है ना। तो इसके जो वजीर आजम जिनके जो इनके हाथों से गए वो कितने थे। चौधरी मोहम्मद अली को इसने घर भेज दिया, हुसैन सरवर्दी को इसने घर भेज दिया, मलक फेरोज खान नून को इसने घर भेज दिया। इसने एक कंट्रोवर्शियल 1 यूनिट भी लगाया। मतलब ये सिकंदर साहब बड़े दिलचस्प और तारीखी आदमी थे। इसको अगर आप पढ़ेंगे, इस पर PhD होनी चाहिए कि इस मुल्क के साथ इसने क्या किया। इसने आगे चलकर भी फिर इसने इस मुल्क में जो है वो एक सिविलियन होते हुए इस मुल्क में डिक्टेटरशिप लेकर आए। अब ये 1956 आ जाता है। अभी हमारा मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 9 साल के बाद। 1956 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जो कि इंडिया में 2 साल के बाद बन गया। उनके पास डेमोक्रेसी आ गई
और उनके पास इलेक्टेड वजीर आजम आ गया। लेकिन हमारे पास जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन आता है वो 1956 में आता है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जब आ गया इस मुल्क में, तो अब इस पे हुकूमत बननी चाहिए, लेकिन हमारे कन्फ्रंट खत्म ही नहीं हो रहे थे। अब क्या होता है कि हमने पाकिस्तान को इस्लामिक बना दिया, इस्लामिक रिपब्लिक, पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, लेकिन ये 56 में बना हमारा पहला आइन, 11 साल उसमें 9 साल के बाद। लेकिन 58 में इसको एब्रोगेट कर दिया गया। किसने किया? वो सिकंदर मिर्जा, जो सिकंदर साहब थे, वो उसने इसको एब्रोगेट किया, तोड़ दिया, खुद ही मार्शल लॉ लेकर आए। आप कैसे मार्शल लॉ लेकर? अयूब खान साहब को लेकर आए। अयूब खान को उसने चीफ एग्जीक्यूटिव मार्शल लॉ बना दिया, मार्शल लॉ मुल्क में लग गई। अब जाहिर सी बात है, मार्शल लॉ जब लगती है तो अब वो तो जाहिर सी बात है उनके पास तो बंदूक भी होती है, ताकत भी होती है। अब 1958 में मार्शल लॉ गया, सिकंदर मिर्जा ने कहा कि अब ठीक है, हम इस मुल्क को चलाएंगे, वो चीफ मार्शल लॉ होगा और मैं शायद सदर हूँगा। लेकिन जाहिर सी बात है, जब बंदूक वाले आ गए तो वो फिर कहाँ छोड़, उसने भी अपना सिकंदर मिर्जा को एक तरफ किया और खुद ही सदर बन गए। अब मिलिट्री इंटरवेंस और डोमिनेंसी इस मुल्क में शुरू हो गई। जमहूरियत गई एक तरफ, जो इंडिया में उस वक्त चल रही थी, हमारे पास जमहूरियत नहीं है। अब क्या होता है? अब अयूब खान की पॉलिसीज आ जाती है। अब इसमें कहा जाता है, देखिए ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन अगर तारीख में इसको पढ़ेंगे तो ये सारी बकवासें हैं। अयूब खान के दौर में इस मुल्क में इसको जितना कमजोर किया गया, इतना तारीख में कभी नहीं किया, क्योंकि हम उस वक्त अमेरिका के अलायंस के हिस्से थे इस मुल्क में, और उस दुनिया में कुछ जो आइडियोलॉजी पर चलते थे। हमारे पास ये कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म का दौर था। तो हम उस वक्त अमेरिका के अलाई थे, तो यहाँ पर सोशलिज्म और जो हमारे पास कम्युनिज्म था। तो अमेरिका का ख्याल था कि ये हमारा जो है साथ दें कैपिटलिज्म का, और हम इनको सपोर्ट करेंगे तो हम उनका हिस्सा रहे। तो हमारे पास पैसा बहुत था, डिक्टेटर था और पैसा भी बहुत था, वन विंडो ऑपरेशन था, तो पैसे के लिए ये सारा कुछ चलता रहा। अब क्या होता है कि ये आता है, वन यूनिट को ख़त्म करता है, पॉलिटिकल रिप्रेशन ये भी करता है, डेमोक्रेसी के नाम। तो अब ये क्या करे? अब इसके पास एक तो बहुत बड़ा इशू ये था कि जो मुल्क में आइन था, पहले तो इसने उसको ख़त्म किया, लेकिन अब आइन को वो जो है वो तो डेमोक्रेटिक आइन था, इसने अपना आइन दिया, एक बिल्कुल 1962 वाला आइन है, उसको कहा था प्रेसिडेंटल आइन। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें प्रेसिडेंटल सिस्टम था, सारे पावर्स उसके पास। अब आप सोचिए कि बांग्लादेश हमसे भी बड़ा, लेकिन एक ही बंदा जो पाकिस्तान का, वो कहे कि हम जो है वेस्ट पाकिस्तान का, वो कहे कि मैं बांग्लादेश को भी संभालूंगा, तो वहाँ पहले सेंस ऑफ डिप्रिवेशन ज्यादा थी और बढ़ गई। एक ही बंदा जो प्रेसिडेंटल सिस्टम, सारे पावर कंसंट्रेट उसके पास। अब इसमें क्या होता है? बेसिक डेमोक्रेसी वही, ये बेसिक डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है, ये हमेशा जो है वो डिक्टेटर लेकर आते हैं कि हमारी बलदियाती इलेक्शंस जो होती है वहाँ को इस्लामाबाद से बैठकर या सेंट्रल से बैठकर चलाते हैं। छोटे छोटे यूनियन काउंसिल और छोटी छोटी जो है डिस्ट्रिक्ट्स, उनको चलाते थे। ये उनका कंसेप्ट है। उनकी इलेक्शंस बड़ी बोगस हुआ करती थी और वो जीत जाते थे। वो स्ट्रांग प्रेसिडेंटल सिस्टम। अब स्ट्रांग प्रेसिडेंटल अगर सेटल होगा तो आप समझिए कि सेंस ऑफ डिप्रिवेशन बाकी सूबों में बढ़ेगी। अब इसी के दौर में हमारे पास एक इलेक्शन होती है जिसमें अयूब खान और वर्सेस फातिमा, जो अपना सॉरी ये फातिमा जना, उसमें अब इलेक्शंस होती है। तो ये इलेक्शंस फातिमा जना को हराया जाता है, जो कंट्रोवर्शियल है बहुत सारा। और अभी भी लोग कहते हैं कि उसको हराया गया था, वो तो जीती हुई थी। तो क्योंकि वो अयूब खान तो मार्शल अपना आप को जो है सो उसने चीफ मार्शल भी थे और अपना आप को उसने बड़े ओहदे भी दिए हुए थे। तो अयूब खान इलेक्शन जीत जाता है और उसके बाद इलेक्शंस में जैसे मैंने कहा कि रिगिंग की भी बातें होती है। अब क्या होता है कि ये इंडिया के साथ वार शुरू हो जाती है। इंडिया से वार करना, मुल्क में कहते हैं यूनाइट करने के लिए इंडिया के साथ वार जरूरी है। इंडिया हमारा दुश्मन है, उसके साथ जंग हो गई, लोग भी उनके साथ। अब जब इंडिया के साथ जंग शुरू हो गई, वो एक ऐसा वाकया होता है जिसमें हालात थोड़े तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो
ये इसमें क्या होता है कि अयूब खान की जो पॉपुलरिटी है वो कलेप्स होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है। और ये ताशकंद एग्रीमेंट भी उसमें होता है, जो एक इतना कोई उसमें आप पॉपुलर कुछ कहते हैं, कुछ अनपॉपुलर भी आप कहें, लेकिन वो एक वायदा हुआ उसमें, आप पढ़ लीजिएगा उसको। उसके बाद इसके क्या होता है कि जब अयूब खान के बारे में कहा जाता है कि उसके प्रोटेस्ट ज्यादा शुरू हुआ, तो अयूब नेशनल वाइड उसमें मुल्क पूरे में नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हुआ, अयूब खान ने रिजाइन कर दिया। अब अयूब खान को चाहिए था, अगर वो जा रहे थे तो इंटरम पे गवर्नमेंट बना लेते और वो आके इलेक्शन कराती ना। उसका काम तो ये था, उसने क्या किया, उसने जाते हुए एक अपने चीफ को, आर्मी के चीफ यहया खान साहब थे उस वक्त, उसको चीफ बना के खुद चले गए। अब ये तो चला गया। अब मुल्क में ऐसा हुआ कि डेमोक्रेसी आती पनपती, लेकिन डेमोक्रेसी कैसे आ सकती है, और जो चीफ साहब हमारे मुल्क पे आ गए और डेमोक्रेटिक स्पेस और कम हो गया। अब इसका जो आप 1969 से लेकर 97 का जो इरा है उसमें देखें, अब यहया खान की इसमें मार्शल आउट होती है। अब बांग्लादेश की जो बुनियाद है वो पड़ चुकी है, उसका बीज हमने बो दिया है कि बांग्लादेश अब बनेगा। जाहिर सी बात है, जब आप उसके साथ ऐसी उनके पास सेंस ऑफ डिप्रिवेशन होगी, उनको हम मानेंगे नहीं, उनको हुकूक नहीं देंगे, वो अलग बात है। आप जाकर राइट्स पे पढ़े तो 70 तक हमने उनको कुछ नहीं दिया था, 1 यूनिट भी लगाया, उनको राइट्स भी नहीं दिए। और आजकल बड़े हिस्टोरियन लिख रहे हैं कि हमने उनको अपनी मर्जी से जुदा किया। और अयूब खान ने भी एक दफ़ा कहीं कहा, जिसका हमदी साहब ने जिक्र किया, उसने कहा कि मेरी इनसे जान छुड़ा बंगालियों से। फिर यहया खान का मार्शल आता है, तो वो इलेक्शन कराते हैं, लीगल फ्रेम ऑर्डर देते हैं, जो सारे देते हैं पीसीओ। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड और अपना लीगल फ्रेम ऑर्डर है वो चलेगा। और उसके बाद हमारे पास जब इलेक्शन होती है 70s में, और उसमें क्या होता है कि अवामी लीग जो मुजीब है वो जीत जाती है वहाँ पे, यहाँ पे पीपल्स पार्टी जीत जाती है। अब पॉलिटिकल फिर क्राइसिस शुरू होता है कि हम किसी भी सूरत में, बांग्लादेश वाले मुजीब खान जीत गए, हमने उसको इक़्तिदार नहीं दिया, किसी भी सूरत में इक़्तिदार नहीं देना चाहते थे। असेंबली का हमने जो है वो सेशन निकाल नहीं किया। तो उसके बाद जब क्राइसिस शुरू होता है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है, आप इक़्तिदार नहीं देंगे तो वहाँ पे एक आज़ादी की बातें शुरू हो गई। तो हमने वार शुरू कर दी, इंटरवेंशन शुरू हो गई वहाँ। अपना ईस्ट पाकिस्तान में जो मिलिट्री वहाँ पहुँच गई, उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो उसके बाद इंडिया आ गया, तो बाकी तो तारीख है, आप उसको देख लीजिएगा। तो बांग्लादेश बन गया। 90,000 हमारे सोल्जर्स ने वहाँ पे सरेंडर किया, तो न्याजी की उसमें लीडरशिप में मुल्क टूट गया, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। लेकिन हमने उससे भी कुछ नहीं सीखा, इस मुल्क टूट चुका, हमने इससे भी। अब आता है भुट्टो हीरोज 1971 से लेकर 1977। अब इसमें डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है, और 1973 का, अब 71 से स्टार्ट होता है, 73 के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो जाता है। और उसके बाद आपकी जो तब्दीली आती है कि आपका 73 कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है, जो पहला यूनानिमस कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन इसमें भी जो इस्लामिक प्रोविजन है वो तो है ही इसमें, मतलब है कि इस्लामिक रूल होगा, और रूल से मुराद ये कि कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्योंकि जब तक मजहब का टच नहीं होगा तो इस मुल्क में कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो मजहब का टच दिया गया। मजहब इस मुल्क में कितना है वो आप और हम जो इस मुल्क में रहते हैं, आप सोच सकते हैं कितना हमारा जो पूरा सिस्टम जो निज़ाम का है उसका वो सूद पे खड़ा हुआ है, फिनेंशियल सिस्टम जो है। तो बहरहाल हम इस्लामिक चीज़ को ज़्यादा अटैक करती है हमें। पॉलिसी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, हम जो है वो अपने एटम बम बनाना शुरू कर दिया। उसने ओआईसी बनाई, ओआईसी की समिट हुई 1974 में, ये इस्लामिक यूनिटी इस्लामिक मुल्क को मिलाने के लिए। और अब भुट्टो साहब के खिलाफ कंस्पायरेसी शुरू हो गई। अब नेशनलाइजेशन हुई तो उसको भी बड़ा एक्सप्लॉइट किया गया। अब नेशनलाइजेशन हुई है, हालांकि अभी मुझे नहीं पता, मैं उस वक्त नहीं था, लेकिन मैं क्योंकि तारीख का स्टूडेंट, तो उस पर एक जो इकोनॉमिस्ट है केसर बंगाली साहब ने कहा कि ये नेशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी थी, अगर ये नहीं होता तो कंट्री कोलैप्स हो जाता। लेकिन तारीख की किताबों में ये लिखा हुआ कि उसका एक फेलियर का वन ऑफ द रीजंस जो था वो नेशनलाइजेशन था। अथॉरिटेरियन जो होता है वो ऐसा बिहेवियर
डेमोक्रेटिक लीडर को नहीं करना चाहिए, लेकिन भुट्टो साहब के लिए कहा जाता है। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वहां पे, लेकिन भुट्टो साहब ने बहुत बड़े काम किए, लेकिन ये उनकी जो फेलियर्स के सब असबाब थे, लेकिन उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले कंस्पायरेसी समझते हैं। अब इस पे इल्जाम लगा कि 1977 का इलेक्शन होता है तो उसमें रिगिंग होती है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई 150 सीटें 200 से जीत ली थी। अब 150 जीतने वाले भी क्या कंस्पायरेसी करेंगे एक 1.5 सीट के लिए, लेकिन रिगिंग हुई। पीएनओ का प्रोटेस्ट, उसमें बहुत सारी पार्टीज थी, सारी जो पार्टीज थी वो आप उनके नाम सुनेंगे पीएनओ के साथ। जमायत इस्लामी थी, जमायत उलमा थे, और उसकी तहरीक इस्तकलाल थी। ये सारे ग्रुप थे और सारे के सारे जो है वो राइट विंग की पार्टीज थी, इसमें कोई लेफ्ट वाला नहीं था, जो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ होते हैं मुल्क में क्या। और ये भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनी ज़िया-उल-हक के लिए। ज़िया-उल-हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। अब ज़िया-उल-हक ने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत करी, भुट्टो को निकाल दिया, मार्शल लॉ इम्पोज कर दी। फिर भुट्टो का इसमें इसी इरा में एग्जीक्यूशन हो जाता है, उसको फांसी लगा जाती है, जिसको एक बहुत ही इस मुल्क का कंट्रोवर्शियल डिसीजन होता है। और उसके बाद 50 साल के बाद जाके उसको बताया गया कि ये सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, इसको जुडिशियल मर्डर शुरू दिन से कहा गया। फिर जब ज़िया-उल-हक आ जाते हैं तो इस्लामाइजेशन शुरू हो जाती है, मतलब है कि इस मुल्क में हुदूद आर्डिनेंस आ जाता है, औरतों पे पाबंदियाँ और ज़कात और शहर, ये सारा फेडरल शरीयत कोर्ट इनकी जो है वो इनका इजरा होता है। और अफगान वार, अब अफगान वार में ये होता है कि जिनको आज हम कहते हैं कि ये खवारिज है, दहशतगर्द है, उनको इस वक्त हम जो है हमारे बड़े मुजाहिद थे। आप इनकी तस्वीरें हमारे फौजों के दौर की उस वक्त की देखें तो सही, तो वो हमारे बहुत बड़े मुजाहिद थे, लेकिन आज हम उनको कहते हैं कि वो जो है वो अखबारजी है। तो हमें डॉलर मिल रहे थे उस वक्त, हमें वो बहुत अच्छे लगते थे, यूएस की बहुत बड़ी सपोर्ट थी, सीआई की फंडिंग थी, मिलिट्री राइज था, जाहिर सी बात है पैसा मुल्क में बहुत था। आप कहते हैं कि ज़िया-उल-हक के दौर में जो भी डिक्टेटर आया, वो कहते हैं उसके दौर में पैसा बहुत था। अगर आप देखेंगे तो ये अमेरिकन पैसा था, डॉलर्स हमारे पास आ रहे थे, और अमेरिकन मफाद की जो है वो हम उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे। आप जब किसी मुल्क को इंटरेस्ट, वो भी सुपर पावर, तो पैसा तो देगा, तो पैसा बहुत था मुल्क में उस वक्त। तो कहते हैं लोगों के पास गाड़ियां आ गई थी, इदारे नहीं बने थे हमारे पास, कोई अच्छे इदारे नहीं बने इस मुल्क में कि डेमोक्रेटिक इदारे बने हो, या कुछ इस तरह के इदारे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अच्छी यूनिवर्सिटियां बनी हो, को अच्छे तालिब इल्म निकले हो, ये नहीं बना था। पैसा था, आवाम के पास पैसा, वो पैसा बहुत ज्यादा अमेरिका हमें देता था, डॉलर्स देता था। हमने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई थी जहां से हम कोई मतलब है कि एक्सपोर्ट कर सके और अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके, ऐसी कोई कहानी थी। उसको कहा जाता है तरक्की ना। पैसा मिला, आपने लोगों में दिया, लोगों में बांट दिया, अगर कुछ आपने खा लिया, क्या किया, उसकी कोई रिजल्ट नहीं है, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। लेकिन अमेरिकन पैसे दे के उनके मफाद हमने पूरे किए, अफगानिस्तान के साथ जाके जंग लड़ी रशिया के खिलाफ। अब इसकी तारीख आप देखें कि उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कि जब यहाँ पे आगे मर्द मुजाहिद ज़िया-उल-हक, इस मुल्क में क्लाशनकोफ कल्चर आ गया, ड्रग्स आ गया, एक्सट्रीमिज्म, ये हमारे पास क्लाशनकोफ पहले नहीं हुआ करती थी, और ड्रग्स भी नहीं हुआ करते थे, सारा अफगानिस्तान से स्मगल हुआ। तो अब अफगानिस्तान ही बहुत सारे रिफ्यूजीज भी आ गए इस मुल्क में, कहते को 3 मिलियन से करीब उस वक्त भी आए थे। अब पता नहीं कितने थे, इसका अल्लाह को लम्हे, लेकिन वो तो अभी तक आते रहे। लेकिन फिर तो 40-50 मिलियन से ज़्यादा हो गए। तो वो क्लाशनकोफ उनका कल्चर था, क्योंकि वो तो उनके पास सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी, क्लाशनकोफ के बगैर तो नहीं चलते थे। इस मुल्क में आ गई ड्रग्स, आ गई एक्सट्रीमिज्म, आ गई। और फिर ज़िया-उल-हक साहब ने क्या किया, 8th अमेंडमेंट उस पर डाल दी। अब ये 8th अमेंडमेंट ऐसी एक तलवार थी जो ज़िया-उल-हक साहब ने इंट्रोड्यूस की। इसने क्या किया, प्रेसिडेंट जो है ना, वो किसी भी वक्त असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, उसके पास ये 58 भी होना चाहिए। अब क्या होता है कि उसके साथ जितने भी हुक्मरान उसके बाद जो आते हैं, वो किसी तरह, क्योंकि प्रेसिडेंट होता ही है, उसके पास बड़ी ताकत होती है, कभी भी असेंबली को घर भेज सकता है, जिन्होंने लाखों करोड़ों वोट लिए हो। तो क्या होता है कि अब इसकी वजह से मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी नहीं आती, क्योंकि कोई भी वजीर आजम होगा, उसको जब पता होगा कि ये सदर साहब मुझे हटा सकते हैं, जिसको उन्होंने इसी असेंबली ने उसको चुना हो, और उसके पास कोई और अथॉरिटी नहीं है, कोई पॉलिटिकल फिगर नहीं हो, लोगों ने उसको डायरेक्ट चुना भी नहीं हो, वो उसको हटा सकते हैं। जियान
का प्लेन क्रैश होता है 88 में, कंस्पायरेसी शुरू हो जाती है। कोई कहता है मैकेनिकल फेलियर है, कुछ कहते हैं कि ये कोई एक्सप्लोजन हुआ है, कोई इंटरनल कोई कंस्पायरेसी है, और कोई कहता है कोई फॉरेन सोबरटेक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अमेरिकन भी उसमें कुछ मरे थे। कुछ कहते हैं कि इस पे मोहम्मद हनीफ का बहुत बड़ा एक आर्टिकल्स है मैंगोस पे। तो कुछ कहते हैं कि आम की कोई पेटी है वो फटी थी, उसमें बम था। तो कुछ इस तरह की कहानी सुनाई गई। आज तक किसी को पता नहीं चला कि रियल इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी 98 से 99 का दौर आ जाता है। 88 तक क्या होता है, अब आप इसको देखिएगा। 1988 से पहले बेनजीर साहब आती है, फिर उसको हटाया जाता है। मैंने आपसे कहा ना वो 58 भी मौजूद थी, प्रेसिडेंट असेंबली आप डिसोल्व कर देते हैं। ये बेनजीर आती है, नवाज शरीफ आते रहते हैं, दोनों के दो दो दौर चले जाते हैं। ये पहले 88 से 90 तक मोहतरमा आई, उसको घर भेज दिया गया क्योंकि प्रेसिडेंट के पास 58(2)A भी थी, तो हटा दिया उसको। फिर नवाज शरीफ के साथ भी वही हुआ। ये तो बहुत आसान है ना कि आपके पास आपको पता चले कि इनको हटा के आपको वजीर आजम बना रहे हैं तो किसी और को, तो मुल्क में कंस्पायरेसी करना बहुत ही आसान हो जाती है। तो प्रेसिडेंट और ये अलग पावर्स हो गई, अलग अलग गैंग, अलग अलग जो है उनकी सियासत हो गई। फारूक लगारी साहब बहुत ही क्लोज थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, तो अपना बहन कहते थे और बहन भाई का रिश्ता था। उसने भी उसकी असेंबली को डिसॉल्व करके रख दिया। तो ये शुरू हो जाता है। उसके बाद इन सब पे वही इल्ज़ाम जो बेनजीर भुट्टो पे लगे वही नवाज शरीफ पे लगे, दोनों इस्तेमाल हुए, दोनों पे इल्ज़ाम लगे और डिक्टेटरशिप कामयाब हुई। करप्शंस, एलिगेशंस, पावर स्ट्रगल, ये मिसयूज ऑफ 58(2) भी हुआ। फिर आर्मी जो है वो इंटरफेरेंस आ जाती है। जो इसी के दौर में हुआ न्यूक्लियर टेस्ट हुए, और जो 98 में नवाज शरीफ साहब ने की कारगिल वार हुई, जो जिसके नतीजे में फिर वो आ जाते हैं हमारे तीसरे चौथे मार्शल जो इस मुल्क में हो जाती है। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है इस मुल्क में, जो शुरू से लेकर रहा है। और उसके बाद ये मार्शल कू हो जाता है। मार्शल कू 99 में होता है। अब ये परवेज मुशर्रफ आ जाते हैं। आपको पता है ये कारगिल कन्फ्लिक्ट में मिलिट्री ऑपरेशंस की वजह से इनमें आपस में कन्फ्लिक्ट हुआ और ये शुरू हो गई। और उसमें क्या होता है कि इंटरनेशनल प्रेशर, सिविल मिलिट्री कन्फ्लिक्ट। अब इंटरनेशनल प्रेशर क्या था, वो जो वहाँ पे अमेरिका में जो है वो 9/11 हो गया था, तो उसके बाद उनको पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी अफगानिस्तान में घुसने के लिए। फिर अमेरिका हमारे पास आना चाहता था, हालांकि ये परवेज मुशर्रफ फेल जाता, लेकिन परवेज मुशर्रफ इसलिए कामयाब हुआ कि अमेरिका में कुछ हो गया। अब अमेरिका में जब कुछ हो गया तो जाहिर सी बात है नवाज शरीफ का ट्रायल भी हुआ, और उसके बाद आर्मी ने पूरा टेक ओवर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है वो वैलिडेट भी कर दिया। जो आप जफर अली शाह का केस पढ़ सकते हैं, वो भी आपको मेरे इसी चैनल पे मिल जाएगा। डेमोक्रेसी डिरेल हो जाती है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं ये बात जो उसको कंप्लीट करना है मुझे, कि आपको पता है इस परवेज मुशर्रफ का दौर भी बड़ा कहते हैं कि ग्लोरियस दौर था, उसमें भी पैसा बहुत था, उसमें भी माल बहुत था, लोगों ने बड़ा पैसा बनाया। हकीकत उसकी भी अदरवाइज थी। उसमें भी ये था कि हम वन विंडो ऑपरेशन थे, हमारे पास जो है वो अमेरिका को सपोर्ट चाहिए थी क्योंकि हमारा मुल्क जो अफगानिस्तान के साथ मिलता है, तो हमने अड्डे दिए अपने और अमेरिकन की सपोर्ट की। जब अमेरिकन की जाहिर सी बात है आप उनको सपोर्ट करेंगे, सब चीज़ देंगे तो पैसा तो देगा। तो मुल्क में जब पैसा आया तो जाहिर सी बात है लोगों के पास भी कुछ पहुंचा तो लोग खुशहाल हुए। कोई इंडस्ट्री नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ, कोई ऐसा काम, इवन जो हमारे इदारे थे वो ही खत्म हो गए, जैसे स्टील मिलों लिए सारी चीज़ें, उनको भी रिवाइव नहीं कर सके। पैसा था और पैसे की वजह ये थी कि वो अमेरिकन डॉलर्स थे। इमदाद मिल रही थी, कुछ हमारी जंग के अगेंस्ट मिल रही थी, कुछ किसी तरह से मिल रही थी, बाकी कंट्रीज भी आपको इमदाद दे रहे थे क्यों, जो अमेरिका आपके साथ। तो ये है आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री। ये बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में बड़े बड़े इवेंट्स क्या हुए, किस तरह हुए और उनके पीछे बैकग्राउंड क्या थी। ये हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं लॉ के, उनको पता होना चाहिए। क्योंकि आपको जब तारीख लिंक करते हैं ना, किसी का एरा लिंक करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये किसका एरा है। तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह हम इसका जो सेकंड लेक्चर है वो भी जल्दी अपलोड कर देंगे और आपको मिलेगा जो 2000 से लेकर और अभी तक के एरा तक हम उसकी दूसरी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।